हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत अपन एग्रीकल्चर में फसलों उत्पादन के अंतर्गत विभिन्न फसलें पढ़ रहे थे, जिसमें अपन अनाज वाली फसलों को पढ़ रहे थे। अनाज वाली फसलों में अपन ने पिछले पार्ट में ज्वार पढ़ा था। आज की अपनी क्लास है, फसल है बाजरा। तो बाजरे में सबसे पहले बाजरा का वानस्पतिक नाम देखो। ये कई बार इस बाजरा के लिए, अब की बार भी जैसे जेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, इसका वानस्पतिक नाम पूछा था। तो इसकी जो वंश है, बाजरा का जो वंश है वो है पेनिसिटम। अब जाति बदल देते हैं बहुत बारी का। तो बाजरा की कई जातियां हैं, जैसे पेनिसिटम गलूकम भी है, पेनिसिटम अमेरिकनम भी है। तो कोई भी नाम आ सकता है, अपने को जाति तो दूसरी हो सकती है लेकिन वंश वो ही रहेगा। तो बाजरा का जो वंश है वो पेनिसिटम है। अब पेनिसिटम गलूकम है तो वो भी सही है, पेनिसिटम अमेरिकनम यदि नाम आता है तो वो भी सही है। ठीक है, तो बाजरा का वानस्पतिक नाम है पेनिसिटम गलूकम या पेनिसिटम अमेरिकनम। उसके बाद में बात करते हैं अपन इसके कुल की। तो कुल में नाम आता है कुल ग्रेमिनिया पोएसी कुल। तो चाहे पोएसी लिख दो चाहे ग्रेमिनी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ग्रेमिनिया पोएसी कुल का सदस्य है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बाजरे के प्रमुख महत्वपूर्ण बातों की। तो बाजरा जो है ये भी मोटे अनाज वाली खाद्यान्न फसलों में आता है। मोटे अनाज वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, बाजरे के जो दाने हैं उनको साबुत भी भून करके खाया जाता है। इसके अलावा इसको पीस कर आटा बना करके और इसकी रोटी बनाकर भी खाई जाती है। बाजरा जो है इसको चारे कह दो और खाने के लिए अनाज, दोनों के रूप में इसकी खेती की जाती है। बाजरे की अपन रोटी बना करके खाते हैं, इसको भून करके भी खाते हैं, क्योंकि बाजरे के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग 73% होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसके अंदर 73% होता है। ठीक है, ये थी इस बाजरा की प्रमुख बातें। उसके बाद में बात करते हैं अपन इस बाजरा के उत्पत्ति स्थल की। तो बाजरा का जो उत्पत्ति स्थल है ये भारत और अफ्रीका को माना जाता है। भारत और अफ्रीका को बाजरा का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। फिर बात करें इसके वितरण की कि ये कहाँ कहाँ ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। तो बाजरे के मामले में आप सबको पता है कि बाजरा जो है अपना ज़्यादातर शेखावाटी एरिया में, जैसे झुंझुनू, चूरू, सीकर में तो होता ही होता है। इसके अलावा गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में भी बाजरा की उत्पत्ति काफ़ी होती है। ठीक है, अब ये तो थी बाजरा की प्रमुख बातें। अब बात चलते हैं अपन बाजरा की सस्य क्रियाओं में। सस्य क्रियाओं में सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। आप सबको पता है कि बाजरा एक खरीफ की फसल है, इसलिए इसको गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। यह एक गर्म व नम जलवायु वाली फसल है। गर्म और नम जलवायु वाली फसल है। इसके अलावा ये वर्षा पर निर्भर फसल है, खरीफ की फसल है, और जब मोस्टली इस फसल को वर्षा पर ही निर्भर माना जाता है, क्योंकि वर्षा पर ही इसका अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद में अपन बात करें जलवायु के बाद में मृदा, मिट्टी कैसी चाहिए। तो बाजरा जो है ये ज़्यादातर बलुई दोमट मृदा में अधिक होता है। अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा जो है इसके लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ मृदा होती है बलुई दोमट मृदा। उसके बाद मृदा के बाद में अपन बात करें दूसरे नंबर पर खेत की तैयारी। दूसरा बिंदु आता है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी सेम अन्य फसलों की तरह ही है। पहली जुताई जो है वो मिट्टी पलटने वाले हल से, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, जबकि
दूसरी और तीसरी जुताई अपन हेरों से करते हैं। 2-3 जुताई जो है वो हेरों से की जाती है। हेरों से करके फिर पटा चला करके खेत को समतल कर दिया जाता है। इसके अलावा मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के कीटों को नष्ट करने के लिए अपने को क्विनालफोस या कार्बोफ्यूरॉन रसायन का उपयोग करना चाहिए। ये आती हैं खेत की तैयारी में, क्योंकि जैसे ही खेत के अंदर कोई फसल बोई हुई है तो उसके अंदर कीट पैदा होना स्वाभाविक है। तो उन कीटों के लिए जो मृदा उपचार अपन करते हैं वो मोस्टली क्विनालफोस से करते हैं। क्विनालफोस या कार्बोफ्यूरॉन का उपयोग भी किया जा सकता है। अब बात करें इसकी तीसरे नंबर पर, 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरे नंबर पर उन्नत किस्में। उन्नत किस्में, अब बाजरा देखो, बाजरा को अपन अनाज के लिए भी बोते हैं और चारे के लिए भी बोते हैं। दोनों ही रूप में बाजरे की बुआई की जाती है। चारे के लिए यदि बोते हैं तो सघन बुआई की जाती है, और यदि अनाज के लिए बोते हैं तो विरल बुआई की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अनाज के लिए। तो अनाज के लिए तो इसकी उन्नत किस्में हैं, वो है HHB 67, HHB 72, इसी प्रकार RHB 90, RHB 110। ये तो प्रमुख अनाज वाली फसलें हैं। इसके अलावा चारे वाली में राजचरी, राज बाजरा चरी 2, राज बाजरा चरी 2, ये चारे वाली प्रमुख किस्में हैं। इसके अलावा राज बाजरा चरी 2 के अलावा एक और किस्म है जिसको नाम पर बोलते हैं जायद बाजरा, जायद बाजरा। ये जो किस्में हैं ये चारे के लिए हैं, और ये किस्में जो हैं वो अनाज के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। उन्नत किस्मों के बाद अपना अगला नंबर आता है बीज मात्रा व बीजोपचार। नंबर 3 के बाद में 4 नंबर पर बीज मात्रा व बीजोपचार। अब देखो बीज मात्रा, बीज दर, प्रति हेक्टेयर कितने बीजों की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बाजरे को उन्नत किस्में 2 प्रकार बताए, अनाज के लिए और चारे के लिए। तो बीज मात्रा जो है वो भी अनाज के लिए तो अलग होगी और चारे के लिए अलग होगी। अनाज के लिए ये क्वेश्चन एक बार जेट में पूछा भी हुआ है, और बोर्ड एग्जाम में भी 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि बाजरे की प्रति हेक्टेयर बीज मात्रा कितनी आवश्यक होती है। तो अनाज के लिए तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बाजरा की आवश्यकता होती है अनाज के लिए। और यदि चारे के लिए अपन यदि बाजरे की बुआई कर रहे हैं, पशुओं को चारा के लिए, हरे चारे के लिए यदि इसकी बुआई कर रहे हैं तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीजों की आवश्यकता होती है। लेकिन 2 बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एक बार जेट में पूछा हुआ है और एक बार अपनी 12वीं बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि बाजरा की अनाज के लिए बीज मात्रा कितनी आवश्यक होती है। तो बाजरे की अनाज के लिए बीज मात्रा है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, जबकि चारे के लिए ये बीज मात्रा, क्योंकि चारे में सघन बुआई होती है तो इसलिए चारे के लिए बीज मात्रा जो है वो 10 से 12 किलोग्राम रखी जाती है। इसी के साथ अपने लिखा बीजोपचार कि बाजरे का बीजोपचार कैसे किया जाता है। तो बाजरे का जो बीजोपचार है वो मोस्टली थायरम रसायन से करते हैं। ठीक है, बोने से पहले बाजरे का बीजोपचार है वो थायरम रसायन से किया जाता है। ये हो गया बाजरे का बीजोपचार। उसके बाद में नंबर 5वां जो बिंदु आता है वो आता है अपनी बुआई। बुआई का समय व विधि। बुआई का समय, इससे आप सब वाकिफ हो बाजरे से। बुआई का समय जो है वो खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल है और ये फसल आपको मैंने पहले बता दिया वर्षा पर आधारित है, इसलिए इसकी बुआई वर्षा के बाद, जब वर्षा ऋतु आती है, जैसे वर्षा हो जाती है उसके बाद बाजरे की बुआई कर दी जाती है। मोस्टली मध्य जून से जुलाई के अंदर बाजरे की बुआई कर देते हैं। उसके बाद
इसकी विधि, बोने की विधि, तो बाजरे की जो बोने की जो श्रेष्ठ विधि है वो है कतार विधि। ठीक है, बाजरे को कतार में बोया जाता है, पंक्तियों के अंदर ही इसकी बुआई की जाती है। पंक्तियों में बोते समय एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि इससे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, बाजरे के बीजों की गहराई 2 से 4 सेंटीमीटर रखी जाती है। मतलब ये मिट्टी में ज़्यादा गहरे नहीं दबने चाहिए, इनके बीज के ऊपर कम मिट्टी गिरनी चाहिए। तो बाजरे की जो गहराई होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर ही रखी जाती है। ठीक है, ये था बुआई का समय और बुआई की विधि। अगला बिंदु अपना आता है इसकी खाद और उर्वरक। खाद व उर्वरक, तो खाद के रूप में अपन गोबर की कंपोस्ट खाद काम में लेते हैं। उर्वरक के रूप में बाजरे में नाइट्रोजन व फास्फोरस को काम में लिया जाता है। तो बाजरे के लिए जो खाद है वो अपन 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। कि कौन सी? गोबर की खाद। गोबर की खाद तो इतनी काम में लेते हैं। जबकि नाइट्रोजन की यदि अपन बात करें, जो अपनी उर्वरक की यदि अपन बात करें, तो असिंचित क्षेत्र जो है, असिंचित क्षेत्रों में तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत कम आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन बाजरे में 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। लेकिन यदि सिंचित भूमि में अपन बाजरे की बुआई कर रहे हैं तो इन दोनों उर्वरकों के साथ साथ इनको डालते हैं अपने को दोनों, मतलब नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम के साथ साथ में अपने को जिंक सल्फेट भी डालनी होती है। अपने को कुछ मात्रा में जिंक सल्फेट, मतलब लगभग 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट भी डालनी चाहिए। ये हो गया अपना खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक के बाद में अगला बिंदु आता है अपना सिंचाई। कितना होगा? 4, 5, 6 खाद उर्वरक, 7 नंबर पे आता है अपना सिंचाई। सिंचाई की यदि अपन बात करें तो बाजरा है वो वर्षा पर आधारित फसल है। ये वर्षा होने पर इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि बरसात नहीं हो रही है, पानी की कमी आ रही है पौधों में, तो बाजरे के लिए सिंचाई की 2 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। 2 क्रांतिक अवस्थाएं इसकी मानी जाती है। पहली क्रांतिक अवस्था तो मानी जाती है बडवार के समय। एक तो बडवार के समय इसकी सिंचाई करना अति आवश्यक होता है, ठीक है, जब फुटान कर रहे होते हैं। और दूसरी सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था है वो सीटों में दाना बनते समय या सीटें बनते समय, सीटों में दाना बनते समय इसकी सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। ये 2 बाजरे की प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं मानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में सिंचाई के बाद में अपना 8वां बिंदु आता है अंतराकृषि। अंतराकृषि नंबर 8। अंतराकृषि के अंतर्गत अपने खरपतवार नियंत्रण करते हैं और खरपतवार नियंत्रण हेतु श्रेष्ठ साधन है वो निराई गुड़ाई है। तो बाजरे की बुआई के 25-30 दिन बाद 25-30 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, 25-30 दिन बाद निराई गुड़ाई करते हैं। फिर भी बाजरे की फसल में यदि खरपतवार ज़्यादा हैं तो उनके लिए एट्राजीन खरपतवार नाशी रसायन का उपयोग करना चाहिए। एट्राजीन खरपतवार नाशी रसायन का उपयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर तो देखो अपनी सामान्य जो फसलें हैं, एक तो गेहूं और एक बाजरा, इनके ही खरपतवार नाशी रसायनों का जो क्वेश्चन है वो अपने JTICR में पूछा जाता है। तो बाजरे के अंदर तो खरपतवार नाशी रसायन के रूप में एट्राजीन का उपयोग किया जाता है, जबकि गेहूं के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था आइसोप्रोटोरोन का उपयोग किया जाता है। ये हो गई अपनी अंतराकृषि। अंतराकृषि के बाद में अगला आता है अपना नंबर 9 पर पादप संरक्षण। पादप संरक्षण। पादप संरक्षण के अंतर्गत मोस्टली कीट नियंत्रण किया जाता है और कीटों के रूप में बाजरे के अंदर जो मुख्य कीट लगते हैं, एक तो कातरा,
गंदीबग, हरा तेला, ये बाजरे के प्रमुख कीट होते हैं। कातरा जो है ये बाजरे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो इनका नियंत्रण अति आवश्यक होता है, क्योंकि कीटों का प्रकोप होने से बाजरे के उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। पौधे जो हैं वो छोटी उम्र में ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके नियंत्रण के लिए कातरा, कंदीबग, हरा तेला, इनके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरॉन रसायन का उपयोग अपने को करना चाहिए। ठीक है, ये बाजरे के प्रमुख कीट हैं। इनके अलावा कार्बोफ्यूरॉन या क्विनालफोस का अपन उपयोग भी कर सकते हैं। कार्बोफ्यूरॉन या क्विनालफोस रसायन का उपयोग अपने को इन कीटों के नियंत्रण के लिए करना चाहिए। तो ये थे अपने प्रमुख कीट। उसके बाद में प्रमुख रोग व उनका नियंत्रण। रोग जो है वो बाजरे के इम्पोर्टेंट है। एक रोग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, 9 के बाद 10 नंबर पर है प्रमुख रोग व उनका नियंत्रण। बाजरे के प्रमुख रोगों में आता है नंबर 1 पर अर्गट रोग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अर्गट रोग, जिसको चेपा भी बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम गूंदिया भी है। इसको चेपा या गूंदिया भी कहा जाता है। ये अर्गट रोग क्या है? अर्गट रोग में बाजरे की जो बाली है, मतलब बाजरे का जो सीटा है, उससे गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलने लगता है। ठीक है, उस रोग को कहा जाता है अर्गट रोग। इसी का नाम है चेपा, इसी का नाम है गूंदिया। गूंदिया का मतलब है गूंद जैसा, तो गूंद जैसा चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलने लगता है, जिसको अर्गट रोग कहा जाता है। ठीक है, अब इस रोग का उपचार क्या है, इस रोग का नियंत्रण क्या है? नियंत्रण के लिए देखो, सबसे पहले जब बीजों की बुआई करते हैं तो बीजों को पहले नमक के घोल से उपचारित करना चाहिए। उसके बाद सुखाने के बाद उससे बाजरे के बीजों को मेनकोजेब रसायन से उपचारित करना चाहिए। मेनकोजेब रसायन से उपचारित करना चाहिए। यही इस रोग का प्रमुख उपचार है। अर्गट रोग के अलावा बाजरे का जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोग है वो है हरित बाली रोग। हरित बाली रोग, हरित बाली रोग, हरित मानी हरा, बाली मानी बाल। हरित बाली रोग में क्या होता है, जब बाजरे के सीटे में दाने पड़ने वाले होते हैं उस समय उसके अंदर दानों का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है। अन्य दाने से समझते हैं, कुछ दाने ऐसे होते हैं जिनका आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है और उन दानों का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। दानों का रंग हरा हो जाता है। कुछ समय पश्चात वो उनके अंदर एक काले रंग का पाउडर सा बन जाता है। लेकिन हरित बाली रोग की प्रमुख विशेषता क्या है कि बाली के अंदर जैसे दाने पड़ने शुरू होते हैं, कुछ दानों का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है और उन दानों का रंग जो है वो हरा हो जाता है। उस रोग को कहा जाता है हरित बाली रोग। इसके उपचार के लिए भी इसी मेनकोजेब रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये थे बाजरे के दो प्रमुख रोग। इसी को हरित बाली रोग का एक दूसरा नाम जोगिया रोग भी है। इसको जोगिया रोग भी कहते हैं। जोगिया रोग, जैसे अर्गट रोग को चेपा या गूंदिया कहते हैं, वैसे हरित बाली को जोगिया रोग कहा जाता है। उसके बाद 10वें नंबर के बाद अपना लास्ट आता है कटाई व मड़ाई। कटाई व मड़ाई, तो बाजरे की जो कटाई है, जैसे ही बाजरे के सिट्टे परिपक्व होने लगते हैं उनमें नमी की मात्रा लगभग 25% होती है, तब बाजरे की कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई करने के पश्चात उनके सीटों को अलग करके गहाई करके या फिर तरह से उसकी मड़ाई की जाती है, मतलब दानों को सीटों से अलग कर लिया जाता है। पुराने समय में गहाई की जाती थी, जबकि वर्तमान में थ्रेसर आने के कारण से थ्रेसर से इनकी मड़ाई की जाती है। उसके बाद लास्ट अपना 12वां बिंदु आता है उपज। बाजरे की जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो 10 से 12 क्विंटल
प्रति हेक्टेयर मानी जाती है। बाजरे से अपने को औसत उत्पादन 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ये था अपना बाजरे की फसल, जिसके अंदर इसके जो रोग हैं ये इम्पोर्टेंट रोगों में आते हैं, और एक इसकी जो बीज मात्रा है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। बीज मात्रा अपनी यदि अनाज के लिए बो रहे हैं तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चारे के लिए बो रहे हैं तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होती है। जबकि बाजरे के 2 प्रमुख रोग होते हैं, एक तो अर्गट रोग, इसका लक्षण ध्यान में रखना है कि बाजरे के सीटों से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है, उसे कौन सा रोग कहते हैं? अर्गट रोग। बाजरे का वह रोग जिसमें सीटे के अंदर दानों का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है, वह दाने हरे रंग के होते हैं, वह रोग कौन सा होता है? हरित वाली रोग है। दोनों के नियंत्रण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? मेनकोजेब रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये था बाजरा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।